हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग लीनियर मोमेंटम का डिस्कशन करेंगे। तो लीनियर मोमेंटम होता क्या है? लीनियर मोमेंटम होता है कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। मैथमेटिकली लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, दैट मीन P इक्वल टू एम इंटू वी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मोमेंटम को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। क्यों कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी? क्योंकि मोमेंटम जो होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी होता है। तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, एम मास जो है स्केलर क्वांटिटी है, तो प्रोडक्ट ऑफ मास स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। और डायरेक्शन की बात कर लिया जाए तो मोमेंटम का डायरेक्शन वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शन में ही होता है। और यूनिट की बात कर लिया जाए तो यूनिट जो होगा मोमेंटम का P इक्वल टू हमने देखा है जो एम इंटू वी होगा, मास इंटू वेलोसिटी, मास टाइम वेलोसिटी। तो यहाँ पर एम का यूनिट होता है kg और v का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, तो इसको हम लिख सकते हैं kg मीटर पर सेकेंड। और अगर इसको कन्वर्ट कर ले हम kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर ले और फिर s से इंटू कर ले तो कोई चेंज तो होगा नहीं। बट ये जो है पूरा का पूरा ये क्या चीज़ है? ये फोर्स का यूनिट है। तो फोर्स का यूनिट तो न्यूटन होता है, तो इसका न्यूटन सेकेंड भी हम लिख सकते हैं, दूसरा यूनिट न्यूटन सेकेंड। तो मोमेंटम का यूनिट kg मीटर पर सेकेंड और न्यूटन पर सेकेंड भी होगा। चलिए एक एग्जांपल को करते हैं जिसमें कह रहा है एक रैबिट है जिसका मास 800 ग्राम है, रनिंग विद स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर, तो उसका मोमेंटम क्या होगा? तो ये हमको फाइंड आउट करना है। तो हम करेंगे क्या, जो मोमेंटम जो होता है P इक्वल टू होता है मास टाइम वेलोसिटी। तो मास तो रैबिट का हमको दे रखा है ग्राम में, तो इसको kg में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हम ऐसा यूनिट में मोमेंटम को लिख पाए। तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, 800 ग्राम इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये kg में बदल गया। और वेलोसिटी हमारा 36 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो ये हो गया kg और ये हो गया, अब इसको 5/18 से इंटू कर लेंगे तो ये जब ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। जीरो ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 18 2 जा 36 हो जाएगा और 2 5 जा 10 हो जाएगा, तो ये 10 भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमको जो मिल रहा है वो 8 kg मीटर पर सेकेंड का हमको लीनियर मोमेंटम मिल रहा है। तो एग्जाम्पल 2 में हम देख रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है अ ट्रक ऑफ मास 2000 kg चेंजेज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 45 किलोमीटर पर आवर टू 63 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। फाइंड चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ दो बार रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिखा गया है और टोटल फोर्स ऑन ट्रक। तो ठीक है, बी और सी एक ही चीज़ है। तो हम यहाँ पर करेंगे क्या, सबसे पहले चेंज इन मोमेंटम निकालना होगा। तो ट्रक का इनिशियल मोमेंटम क्या होगा P1, तो उसको हम लिखेंगे m इंटू V1। और ट्रक का फाइनल मोमेंटम मान लेते हैं P2 है, तो वो हो जाएगा m इंटू फाइनल वेलोसिटी। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, डेल्टा P हो जाएगा। तो ये हो जाएगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम इसका है m V2 और इनिशियल मोमेंटम है इसका m इंटू V1। तो यहाँ पर इसको अगर हम लिखें तो हम लिख पाएंगे m V2 माइनस V1। और उसके बाद इसका मास है 2000 और वेलोसिटी वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड है फाइनल मोमेंटम का 63 किलोमीटर पर आवर। तो 63 इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18। उसके बाद इनिशियल माइनस इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी है 45 और इसमें भी 5/18 से इंटू करना पड़ेगा, ब्रैकेट क्लोज। तो अब जो है इसको लिख सकते हैं आगे हम लोग 2000 5/18 कॉमन था और यहाँ पर 63 माइनस 45 है। तो इसको अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 2000 इंटू 5/18 इंटू 18, 63 माइनस 45, तो 18 हो जाएगा। 18 कैंसिल हो जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम जो आया वो 10,000 kg मीटर पर सेकेंड या न्यूटन सेकेंड का चेंज इन मोमेंटम आया। तो पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया। अब दूसरा पार्ट में हमसे पूछा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। हमें पार्ट बी में कह रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम होगा डेल्टा P, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर दिस चेंज। तो चेंज इन मोमेंटम हमारा आया था 10,000 न्यूटन सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम हमारा कितना है, तो टाइम हमारा है वो 5 है सेकेंड। तो सेकेंड कट गया तो हमको बच रहा है 5 2 जा, तो 2000 न्यूटन का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। तो फोर्स भी यही होगा क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है SI यूनिट में वो होता है आपको फोर्स के इक्वल टू होगा। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम 2000 न्यूटन, तो फोर्स नेट फोर्स जो लगेगा ट्रक पे वो भी 2000 न्यूटन का ही होगा। और यहाँ यूनिट भी आ रहा है हमारा न्यूटन।
तो हम लोग इस क्वेश्चन को इस तरह से समझेंगे। आप इसको एक बार इसको खुद से कॉपी पर फिर से कर लोगे वीडियो को पॉज कर करके, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, एक बॉल है जिसका मास 50 ग्राम है, वो किसी बॉल से टक्कर करता है तो उसका रिबाउंड वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड होगा। 20 मीटर पर सेकंड से बॉल को स्ट्राइक किया तो ये 10 मीटर पर सेकंड से रिबाउंड कर जाता है। तो हमसे पूछा है चेंज इन मोमेंटम कितना होगा और बॉल पे फोर्स कितना लगेगा बाय द दिस बॉल। ठीक है, तो हमको बताना है इस बॉल पर कितना फोर्स लगेगा, इस बॉल पे कितना फोर्स लगेगा बाय द दिस बॉल। ठीक है, तो दीवार के द्वारा बॉल पर कितना फोर्स लगेगा, सीधा बात में समझिए, क्योंकि बॉल और बॉल यहाँ पर आ गया कन्फ्यूजिंग वाला, समझना बड़ा मुश्किल लगता है। तो चलिए हम करते हैं क्या, सबसे पहले चेंज इन मोमेंटम लिख लेते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम सीधा हो जाएगा मास चेंज इन वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी मास कितना है 50 ग्राम, तो इसको हम किलोग्राम में चेंज कर लेते हैं, तो 1000 से डिवाइड कर लेते हैं। उसके बाद वेलोसिटी की बात कर ले तो v2 ये वेलोसिटी होगा फाइनल वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी क्या हो जाएगा v1 होगा। तो v2 माइनस v1, तो v2 हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में है, क्योंकि इस डायरेक्शन को नेगेटिव बोलते हैं, इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव बोलते हैं। तो नेगेटिव डायरेक्शन हमारा जो होगा v2 का नेगेटिव डायरेक्शन था -10। उसके बाद फॉर्मूला का माइनस है, तो फॉर्मूला का माइनस है तो माइनस रहने देंगे। उसके बाद +20, तो ये माइनस में ही रह जाएगा। तो हम देख रहे हैं, तो हमारे पास जो आ रहा है ये 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 30 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 × 3 हो जाएगा। या समझ में नहीं आ रहा है तो चलिए पूरा लिख लेते हैं, ये 1000, ये कैंसिल हो गया। तो 15/10 1.5 न्यूटन सेकंड का क्या लगा, न्यूटन सेकंड का मोमेंटम का चेंज हुआ। पहले वेलोसिटी था 20 मीटर पर सेकेंड और दीवार से टकराने के बाद इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, जिसके कारण चेंज इन मोमेंटम हो गया। अब सवाल ये है दीवार बॉल पे कितना लगाया और अब बॉल दीवार पर कितना फोर्स लगाया, तो इसको भी हमको समझना है। तो अब हमें फोर्स निकालना है, दीवार जो है बॉल पे कितना फोर्स लगाएगा। तो हम जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, तो फोर्स जो लगेगा वो लगेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, जिसमें ये मोमेंटम चेंज किया तो मोमेंटम चेंज हो गया, हमको -1.5 आया था और ये कितना टाइम में हुआ था, तो ये 0.4 सेकंड में हुआ था। तो इसको लिख सकते हैं 15 - 15 डिवाइडेड बाई 4। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो फोर्स हमारे पास जो आएगा वो आ जाएगा 4 3 जा 12, 4 7 जा 28 और 4 5 जा 20, तो -3.875 न्यूटन का फोर्स दीवार लगाता है बॉल पर। समझ जाते हैं इसको आपको, तो दीवार लगाए इस पर फोर्स इतना, अब बॉल भी उतना ही फोर्स लगाएगा, क्योंकि थर्ड लॉ कहता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ठीक है, तो दोनों पर इक्वल मैग्नीट्यूड में फोर्स लगेगा। बॉल पर नेगेटिव ऑफ 3.75 न्यूटन लगेगा, तो बॉल पर लगेगा पॉजिटिव में 3.75 न्यूटन का, इधर लगेगा -3.75 न्यूटन का फोर्स। तो चलिए अब हम लोग डिस्कशन करते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर मतलब कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगता है, अनबैलेंस फोर्स नहीं लगता है, तो उस सिस्टम का टोटल मोमेंटम जो होगा वो कंजर्व रहेगा। कहने का मतलब हो गया जितना उस सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम था उतना वो फाइनल मोमेंटम भी रहेगा। तो इसको चेक करने के लिए हम करते क्या है, दो बॉल लेते हैं, एक का मास को m1 ले लेते हैं और उसका वेलोसिटी को v1 ले लेते हैं, और वो किसी दूसरे बॉल जिसका वेलोसिटी v1 से कम है तो इससे जाके कोलाइड कर जाएगा, कोलिजन हो जाएगा, इसका मास को m2 ले लेते हैं। हम सिंप्लिसिटी के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर जो ये v1 को हम u1 ले लेते हैं, ठीक है, और v2 को u2 ले लेते हैं। सिंप्लिसिटी के लिए जो इनिशियल वेलोसिटी जो दोनों बॉल का है वो u1 और u2 है, तो इसको हम u1 रख लेते हैं नाम वेलोसिटी का, और इसका वेलोसिटी को हम u2 मान लेते हैं। तो दोनों बॉल टक्कर के लिए आएगा, कभी ना कभी टक्कर हो जाएगा। तो टक्कर होगा तो इस पर फोर्स जो लगा वो अगर हम F1 मान लेंगे तो इस पर फोर्स को हम F2 मानना पड़ेगा, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड जो होगा फोर्स का सेम होगा। बोलिए क्यों होगा सेम, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन का मैग्नीट्यूड जो होगा सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो F1 और F2 का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अलग है। और यहाँ पर कुछ टाइम भी लगा होगा, तो उस टाइम को छोटा सा टाइम डेल्टा टी मान लेते हैं, या सिंपली आप टी भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डरने का जरूरत नहीं है। डेल्टा टी मतलब स्मॉल टाइम जिसमें दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में था। तब कोलिजन के बाद ये u1 वेलोसिटी से पहला बॉल का वेलोसिटी v1 हो गया, मान लेते हैं आगे की तरफ ही जा रहा है, और इसका वेलोसिटी v2 हो गया, ये भी आगे की तरफ ही जा रहा है।
तो इस सिचुएशन में u1 का वेलोसिटी घटा होगा और u2 का वेलोसिटी बढ़ा होगा, पहले से ज़्यादा हो गया होगा। मतलब u1 के वेलोसिटी में कमी आया होगा, u2 के वेलोसिटी में इंक्रीमेंट आया होगा, ठीक। लेकिन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड दोनों सिचुएशन में सेम हुआ होगा। ये बात का पता कैसे लगा? तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से पता चला। तो हम लिख सकते हैं डायरेक्टली F1 को माइनस ऑफ F2 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट एक्शन और रिएक्शन हो रहा है, ठीक। एक पर आगे की तरफ फोर्स लगेगा तो दूसरे पर पीछे की तरफ लगेगा, और फोर्स इक्वल टू होता है मास टाइम एक्सेलरेशन। तो m1 पर जो फोर्स लगा होगा वो m1 के चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम से। तो m1 का वेलोसिटी u1 वेलोसिटी से v1 वेलोसिटी हो गया। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? v1 माइनस u1। किसके लिए? तो बॉल 1 के लिए। टाइम डेल्टा टी हमने माना है, ठीक है, जिस टाइम में कॉन्टैक्ट में था। उसके बाद दूसरा का जो फोर्स लगा होगा दूसरे बॉल पर, तो उसका मास और एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी दूसरा बॉल का कितना हुआ होगा? तो फाइनल वेलोसिटी v2 है, इनिशियल वेलोसिटी इसका u2 था, तो v2 माइनस u2 हो गया। और इसमें भी टाइम डेल्टा टी लगा है, दोनों में सेम टाइम लगा, दोनों सेम टाइम के लिए कॉन्टैक्ट में रहा होगा। तो अब देख रहे हैं दोनों साइड से डेल्टा टी जो होगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा यहीं पर इरेज कर लेते हैं। तो अब हम लास्ट वाले स्लाइड से लिख सकते हैं m1 v1 u1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ m2 v2 u2। अब ब्रैकेट को ओपन अप कर लेते हैं, तो ये m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ m2 v2 माइनस माइनस प्लस m2 u2 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं माइनस वाले इस साइन को इस साइड में ले आते हैं, साइड को इस टर्म को इस साइड ले आते हैं, इस वाले माइनस को उस साइड लेकर चले जाते हैं। तो हम रीअरेंज कर लेते हैं टर्म्स को। तो देख पा रहे हैं हम लोग, तो इसको लिखेंगे m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। तो अगर ध्यान से देखें हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग को मिल रहा है दिस इज टोटल फाइनल मोमेंटम, दिस इज टोटल इनिशियल मोमेंटम। कैसे? ये इनिशियल वेलोसिटी तो इनिशियल मोमेंटम होगा, ये फाइनल वेलोसिटी तो फाइनल मोमेंटम होगा। तो अब हम सिंपली लिख सकते हैं फाइनल मोमेंटम इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम या इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो लिखिए इसको P फाइनल बराबर P इनिशियल या P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। तो ये कब हुआ? इन दी एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, इन दी एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। या दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं, अगर F एक्सटर्नल जो है या टोटल इंटरनल फोर्स हमेशा जीरो ही होता है, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट में इंटरनल फोर्स लग रहा है तो वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स का कम्बिनेशन है। तो इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो देन P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, यानी इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम होगा। चलिए इसका कुछ एग्जांपल को करते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें एक नेल है जिसका मास 0.2 kg है, वो 50 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी या स्पीड से आगे की तरफ एक ब्लॉक में जाता है और इसमें जाके स्टक कर जाता है, इसमें रह जाता है। तो पहले ये रेस्ट में था ब्लॉक, जब इसमें नेल जाएगा तो नेल और ब्लॉक दोनों एक साथ कितना वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा, इसको हमको निकालना है। तो बाहर से एयर का भी फ्रिक्शन को हम नहीं ले रहे हैं और ब्लॉक पे भी कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा होगा क्योंकि ये स्मूथ सरफेस है। तो यहाँ पर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को इजीली लगा लेंगे। तो जितना मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम होगा उतना ही मोमेंटम फाइनल मोमेंटम होगा। पूरा सिस्टम को मानेंगे, तो सिस्टम हमारा क्या सब मिल के बन रहा है, एक नेल और एक ब्लॉक मिल के सिस्टम बना रहा है। तो इनिशियल मोमेंटम जो सिस्टम का था सिर्फ और सिर्फ किसके पास था? तो नेल के पास था। क्यों था? क्योंकि ये मोशन कर रहा था। और ब्लॉक के पास नहीं था? हाँ नहीं था, क्योंकि वो रेस्ट में था, उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 था। तो यहाँ पर नेल का मोमेंटम कितना होगा? तो नेल का मास m है, वो है 0.2 और उसका वेलोसिटी कितना है? मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है। तो मास नेल का कितना है? 0.2 और उसका वेलोसिटी 50 है। और उसके बाद इस ब्लॉक का वेलोसिटी 0 था इनिशियल वेलोसिटी, तो उसका मास 1.8 था, उसका वेलोसिटी 0 था, ठीक है। और फाइनल मोमेंटम के केस में क्या होगा? दोनों का मास 1 बन गया क्योंकि नेल जो है उसमें जाके स्टक कर गया। तो टोटल मास हो गया 1.8 प्लस 0.2 इंटू वेलोसिटी जो है वो हमको पता है ही नहीं, उसी को निकालना है, उसी को फाइंड आउट करना है, तो इंटू v कर दिया। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये 0 हो गया ये टर्म और ये टर्म हो जाएगा 2 इंटू 5 हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा 50 से 10 लेके, तो ये हो जाएगा आपको 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 इज इक्वल टू हो गया, ये दोनों का सम हो जाएगा 2 इंटू v। तो यहाँ पर से v को अगर निकालते हैं तो वो आता है 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो है घट गया, वेलोसिटी घट गया, किसका? सिस्टम का। तो हम ये कहना चाह रहे हैं यहाँ वेलोसिटी ऑफ द
नेल प्लस ब्लॉक जो हो गया वो 5 मीटर पर सेकेंड हो गया। कैसे निकाले? तो बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाए। क्यों लगा पाए? क्योंकि यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स बाहर से नहीं लग रहा है, इंटरनल फोर्स लगे या ना लगे उससे हमको मतलब नहीं है, लगता ही हर चीज़ में इंटरनल फोर्स। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम तब होगा जब एक्सटर्नल फोर्स 0 रहेगा। तो चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। यहाँ पर एक गन है जिसका बुलेट का मास जो है, जो टैबलेट गोली जिसको बोलते हैं, उसका मास है 20 ग्राम 20 ग्राम और गन का मास जो है 10 kg है, और बुलेट जो बाहर की तरफ निकलता है उसका वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकेंड। तो बंदूक पीछे की तरफ रिकॉइल करेगा। अब सवाल आता है ये रिकॉइल क्यों करेगा? क्योंकि टोटल मोमेंटम जितना इनिशियल मोमेंटम होता है उतना फाइनल मोमेंटम भी होगा। तो शुरू में जब ये गन चला नहीं था, ये गन जो है ये चला नहीं था, तब इसका टोटल मोमेंटम 0 था। पूछिए क्यों टोटल मोमेंटम 0 था? क्योंकि ये बुलेट भी रेस्ट में था और ये गन भी रेस्ट में था, तो टोटल मोमेंटम 0 था। तो इसका मतलब है गन चलने के बाद भी टोटल मोमेंटम 0 होगा। लेकिन यहाँ पर समस्या ये है, बंदूक तो का गोली जो है, बुलेट जो आगे की तरफ चल जाएगा, तो इसका मोमेंटम आगे की तरफ होगा और गन का मोमेंटम पीछे होगा, तब ये टोटल मोमेंटम का सम 0 होगा। अगर गन भी आगे की तरफ चल जाता तो मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होता, तो दोनों मोमेंटम मिलकर तो प्लस हो जाता, तो ये 0 तो कभी नहीं होता। 0 क्यों होना चाहिए? क्योंकि शुरू में 0 में था दोनों। कौन कौन 0 था? ये गन भी 0 में था वेलोसिटी के साथ और ये बुलेट भी। तो फाइनल भी 0 मोमेंटम होना चाहिए था, टोटल मोमेंटम फाइनली भी 0 होना चाहिए था। तो 0 होने के लिए दोनों मोमेंटम आगे की तरफ थोड़े होगा, तो दोनों का सम 0 तो कभी होगा ही नहीं। तो इसके लिए क्या करना होगा? गन को पीछे की तरफ जाना पड़ेगा। और वैसे भी हम ये कहेंगे गन जो है बुलेट पे फोर्स लगा रहा है तो बुलेट गन पर फोर्स लगाएगा, तो बुलेट पर आगे की तरफ फोर्स लगा तो गन पर किधर लगेगा? पीछे की तरफ लगेगा। इसीलिए गन क्या करेगा? थर्ड लॉ से भी हम कहेंगे जो गन रिकॉइल कर जाएगा। गन क्या करेगा? रिकॉइल कर जाएगा। तो गन बुलेट पे आगे की तरफ फोर्स लगाया तो बुलेट गन पर पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा, तो ये रिक्वायलिंग कर जाएगा और ये भी वेलोसिटी से आगे चल जाएगा। यहाँ पर भी हम एयर का रेजिस्टेंस नहीं ले रहे हैं, तो जितना मोमेंटम पहले था गन प्लस बुलेट का सिस्टम का, उतना बाद में भी होना चाहिए। तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम दोनों का तो 0 था, किसका? तो गन प्लस बुलेट का। तो इसका मतलब हो गया ये इनिशियल मोमेंटम 0 होगा क्योंकि ये भी रेस्ट में था, गन भी रेस्ट में था। लेकिन फाइनल होने पर हम क्या देख रहे हैं? गन जो पीछे की तरफ रिकॉइल करता है और बुलेट आगे की तरफ बढ़ता है। तो पहले गन का अगर मोमेंटम को लिख लें तो m इंटू वी आर कर लेते हैं। इसको माइनस ले भी सकते हैं, तो हम ये माइनस लेंगे तब जब हम ये जान रहे हैं जो पीछे की तरफ रिकॉइल कर रहा है, और नहीं तो खुद ब खुद ये माइनस दे देगा, तो हम समझ जाएंगे कि गन जो रिकॉइल पीछे की तरफ किया, पीछे की तरफ रिकॉइल किया है। तो चलिए, तो माइनस ले लिए पहले जानबूझ के जो पीछे रिकॉइल कर रहा है। उसके बाद हमारा जो बुलेट है उसका मास छोटा m लिया है और उसका वेलोसिटी को v लिया है। तो हमको तो रिक्वायल वेलोसिटी चाहिए, तो ये वाला टर्म को इधर ले आते हैं, तो नेगेटिव था तो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, m इंटू वी आर, और यहाँ पर m इंटू वी हो जाएगा। तो इसको हम आगे लिख सकते हैं वी आर इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय कैपिटल M इंटू वी। इसको लिखेंगे m के जगह पर हम कितना लेंगे? 20 ग्राम, तो 20 डिवाइडेड बाय 1000 और डिवाइडेड बाय गन का मास इंटू 1000 वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो ये 2 0 और ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये 10 से नीचे वाले 10 से ऊपर वाला 10 कैंसिल हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं 0.2 सेकेंड हमारा क्या आ रहा है? 0.2 मीटर पर सेकेंड से गन जो है पीछे की तरफ रिक्वाइल करेगा। ठीक है, तो पीछे की तरफ रिक्वाइल करेगा इतना वेलोसिटी से। तो यही था इस क्वेश्चन का आंसर। तो हम लोग फॉर्मूला का यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग क्या का यूज़ करेंगे? कंसेप्ट का यूज़ करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है। क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रॉली पर कोई लड़का शुरू में खड़ा था, तो दोनों का वेलोसिटी क्या होगा? 0 होगा। बॉय का भी वेलोसिटी 0 और ट्रॉली का भी वेलोसिटी 0। मास ऑफ ट्रॉली हमको जो दिया गया है वो 20 kg है, मास ऑफ बॉय जो है 25 kg है। जब लड़का हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली नहीं, हॉरिजॉन्टली अगर 10 मीटर पर सेकंड से छलांग लगाता है पीछे की तरफ, तो ये ट्रॉली इस तरफ कितना से भागेगा? क्योंकि इसका मोमेंटम को 0 का पहले 0 था, तो टोटल मोमेंटम बाद में भी 0 होगा। तो मोमेंटम इधर क्रिएट हो चुका है, तो इसको कैंसिल करने के लिए ट्रॉली खुद को किधर लेके जाएगा? पीछे की तरफ, ताकि फिर से फाइनल मोमेंटम 0 ही रहे। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे? इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम करेंगे, क्योंकि बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। एक्सटर्नल फोर्स ग्रेविटी का लग रहा है, तो इस डायरेक्शन में हम मोमेंटम का कंसेप्ट नहीं लगा रहे हैं, हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम का कंसेप्ट लगा रहे हैं। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? इनिशियल मोमेंटम जो था सिस्टम के पास, सिर्फ किसी के पास नहीं था, क्योंकि दोनों 0 वेलोसिटी था दोनों का, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे इनिशियल मोमेंटम को 0, क्योंकि वेलोसिटी 0 था दोनों ऑब्जेक्ट का। और उसके बाद लड़का के पास मोमेंटम जो आ गया, तो मास ऑफ बॉय इंटू वेलोसिटी ऑफ बॉय, प्लस अब ट्रॉली के पास भी नेगेटिव मोमेंटम आएगा, तो उसको हम लिख सकते हैं माइनस ही लिख लेते हैं, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो माइनस मास ऑफ ट्रॉली इंटू वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। तो हम डायरेक्टली लिखेंगे, हमको वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली चाहिए, तो एम टी वी टी इज इक्वल टू एम बी इंटू वी पी। ठीक है, तो हमको वी टी चाहिए, तो वी टी कैन बी रिटर्न एज
MB/MT इंटू MT चाहिए, VT चाहिए, ठीक है। तो इंटू V भी था, यहाँ से देख लीजिए, इसी से हम VT निकाल रहे हैं। तो बॉय का मास था 25, ट्रॉली का मास था 20, वेलोसिटी ये था 10। तो हम देख रहे हैं 12.5 मीटर पर सेकंड से ट्रॉली जाएगा। ट्रॉली का वेलोसिटी ज़्यादा इसलिए होगा क्योंकि उसका मास कम था, इससे ये भी पता चलता है, ठीक है। तो सोचते रहिए, क्वेश्चन को बनाइए, ठीक है। अब आगे वाले वीडियोज़ में हम कंजर्वेशन के कुछ कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम को ढूंढ के लाएंगे, तब और डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर।